नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में मेयर पद के चुनाव की। मनरेगा को लेकर कांग्रेस के मोदी सरकार पर वार की। इन्होंने किसानों के साथ किया था, अब वो मजदूरों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे बीजेपी के नोटिस पर शंकराचार्य ने कैसे किया पलटवार। किसी भी साधु संत का अपमान होगा। कर्नाटक में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच क्यों मचा बवाल, जानेंगे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई क्या सुनवाई। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांग्लादेश ने भारत में हो रहे T20 वर्ल्ड कप का किया बॉयकॉट। यूनुस सरकार ने की थी भारत से बाहर मैच कराने की मांग। आईसीसी ने दिया था स्कॉटलैंड से रिप्लेस करने का अल्टीमेटम। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज। चुनाव आयोग ने 2 और पार्टियों को दिया चुनाव चिन्ह। एक्टर विजय की टीवीके को सीटी तो कमल हासन की पार्टी एमएनएम को मिला बैटरी टॉर्च का सिंबल। केंद्र सरकार ने बुलाई सभी दलों की बैठक। बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को होगी मीटिंग। 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। 1984 सिख दंगा मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बड़ी राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी। सज्जन कुमार ने 5 एजेंसी पर उन्हें जानबूझकर मामले में घसीटने के लगाए थे आरोप। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 397 अंकों के उछाल के साथ 82,307 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो वहीं 132 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,289 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के नतीजे आए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी मेयर पद को लेकर पेच फंसा हुआ है। खासकर बीएमसी में शिंदे का मेयर होगा या बीजेपी का, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रही हैं। और अब मुंबई समेत सभी 29 निगमों में महापौर की नियुक्ति के लिए लॉटरी निकाली गई, जिससे ये साफ हो गया है कि मेयर किस वर्ग से होगा। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब बारी मेयर के चुनाव की है और आज इससे पर्दा उठ चुका है कि मेयर किस वर्ग से होगा। मुंबई समेत सभी 29 निगमों में महापौर की नियुक्ति के लिए लॉटरी निकाली गई। इस लॉटरी में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है, जिससे ये साफ हो गया है कि मुंबई की महापौर सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी की महिला होगी। नवी मुंबई, पुणे और नासिक नगर निगम में भी मेयर पद महिला के खाते में गया है, यानी 29 नगर निगमों में से मुंबई समेत 15 में महिलाएं मेयर होंगी। आरक्षण का पूरा गणित कुछ इस तरह है। 9 शहरों में सामान्य वर्ग की महिलाएं मेयर बनेंगी, जिनमें मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, धुले, मालेगांव, भिवंडी, निजामपुर और नांदेड़, बघाला शामिल है। वहीं 4 शहरों में ओबीसी महिला मेयर बनेंगी, जिनमें अकोला, चंद्रपुर, अहिल्यानगर और जलगांव है। इसके अलावा लातूर और जालना में अनुसूचित जाति की महिला मेयर बनेंगी। वहीं ठाणे में अनुसूचित जाति, कल्याण डोंबिवली में अनुसूचित जनजाति और कोल्हापुर में ओबीसी वर्ग के लिए महापौर पद आरक्षित किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि बीएमसी में पिछली बार सामान्य वर्ग से मेयर बनाया गया था, तो इस बार की लॉटरी से सामान्य वर्ग को हटा दिया गया था और सिर्फ 4 वर्गों, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और महिला शामिल हैं, उनको लॉटरी में रखा गया। लेकिन जिन 118 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने जीत दर्ज की थी, उसमें कोई भी एसटी वर्ग से नहीं था। ऐसे में यह सवाल उठ रहा था कि अगर यह पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होगा तो क्या होगा, क्योंकि जिन 2 पार्षदों ने एसटी वर्ग से जीत दर्ज की है वो दोनों ही उद्धव ठाकरे गुट से हैं। यानी जो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि भगवान ने चाहा तो हमारा मेयर बनेगा, उनके इस बयान में दम दिख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और लॉटरी सिस्टम के जरिए महिला वर्ग से मेयर बनाने का फैसला हुआ है, जिससे अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। आरक्षण का ऐलान होते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने आरक्षण पर आपत्ति जताई है। उन्होंने दावा किया कि यह फैसला लेने के नियम बिना किसी को बताए बदल दिए गए। पिछले 2 मेयर सामान्य वर्ग से थे, इसलिए नई मेयर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी या अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग से होना चाहिए था। कुल मिलाकर उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में मेयर पद को लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि मेयर पद को लेकर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच खींचतान अभी भी जारी है। बीजेपी बीएमसी में पहली बार अपनी पार्टी से किसी चेहरे को मेयर बनाना चाहती है, जबकि मेयर पद पर शिंदे ने भी दावा ठोक दिया है और वो अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि मेयर पद किस पार्टी के खाते में जाता है। महाराष्ट्र में मेयर पद को लेकर पेच फंसा हुआ है, तो कांग्रेस के हमले से मोदी सरकार घिरती जा रही है। मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। दिल्ली में मनरेगा मजदूर सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने सरकार को डरपोक बताया, तो वहीं खड़गे ने इस मुद्दे को संसद में उठाने का वादा किया।
देखिए रिपोर्ट। वीबी जीरामजी कानून के खिलाफ कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान जारी है। इसी सिलसिले में नई दिल्ली में राष्ट्रीय मनरेगा मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी शामिल हुए, जहां इन दोनों ही दिग्गजों ने केंद्र सरकार के फैसले और नीतियों पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि गरीबों का अधिकार था। इसके जरिए मजदूर सम्मान के साथ काम मांग सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार गरीबों के काम के अधिकार यानी मनरेगा को खत्म करना चाहती है। सरकार मजदूरों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसा किसानों के साथ किया था। राहुल ने आगे कहा कि मोदी सरकार डरपोक है। अगर हम एकजुट हो गए तो मोदी सरकार पीछे हट जाएगी और मनरेगा दोबारा लागू हो जाएगा। अगर हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये डरपोक लोग हैं। मैं अब इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये डरपोक लोग हैं। अगर आप सब हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। आप मनरेगा नाम देना चाहोगे या कोई और नाम देना चाहोगे? आप डिसाइड करोगे उस योजना का नाम क्या होगा, कैसे बनेगी, कहां चलेगी, कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखते हुए इस लड़ाई को लंबी बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। खड़गे ने कहा कि जब तक सरकार नए कानून को वापस नहीं लेगी और मनरेगा को फिर से बहाल नहीं करेगी, तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमने महात्मा गांधी जी के नाम से मनरेगा शुरू किया था, लेकिन ये सरकार इसे तबाह करने पर तुली है। जल्द ही बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें हम मनरेगा के मुद्दे को उठाएंगे। जल्दी ही बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें इस मसले को हम लड़ेंगे। ये वायदा हम आपके पास करते हैं। यानी देखा जाए तो मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ये लड़ाई कहां तक जारी रहती है और क्या मनरेगा योजना बहाल की जाती है, ये देखना होगा। मनरेगा के मुद्दे पर सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है, तो वहीं शंकराचार्य को नोटिस भेजना बीजेपी सरकार को भारी पड़ गया है। प्रयागराज में शंकराचार्य और प्रशासन के बीच जारी टकराव थमता नहीं दिख रहा। लगातार 2 नोटिस मिलने के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद ने अपना जवाब भेज दिया है। वहीं इस मामले में जहां एक तरफ कांग्रेस और सपा ने शंकराचार्य का समर्थन किया है, तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज के माघ मेले में इस समय धार्मिक और सियासी हलचल चरम पर है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच टकराव अब आर पार की जंग में बदल गया है। शंकराचार्य की पदवी साबित करने वाले नोटिस के बाद अब मेला प्रशासन ने 48 घंटे के अंदर अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस थमा दिया। प्रशासन का आरोप है कि मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने बैरियर तोड़े और भीड़ के बीच जबरन अपनी बग्घी घुसा दी। नोटिस में सीधे पूछा गया है कि क्यों न उन्हें हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। प्रशासन ने चेतावनी दी कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर शिविर की जमीन और सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। इस पर शंकराचार्य ने अब अपना जवाब दे दिया है। उन्होंने इसे अपमानजनक बताते हुए कहा, प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है। प्रशासन के आरोप गलत, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण है। प्रशासन का ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। अगर नोटिस वापस नहीं लिया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। धार्मिक उपाधियों के मामले कोर्ट में हैं और प्रशासन का दखल अदालत की अवमानना है। इस विवाद ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी साधु संत का अपमान होगा और कोई भी सरकार करेगी तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। किसी भी साधु संत का अपमान होगा यूट्यूब चैनल, और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। नोएडा में जो हमने देखा कि वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने शंकराचार्य के समर्थन में गाय की पूजा की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर संतों की मर्यादा सुरक्षित न रखने का आरोप लगाया। वहीं इन सब के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान रहना होगा। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। यानी देखा जाए तो ये मामला फिलहाल थमता नहीं दिख रहा और अब ये मामला धार्मिक होने के साथ साथ राजनीतिक रंग भी ले चुका है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो देखना होगा। शंकराचार्य और योगी सरकार के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, तो कर्नाटक में गवर्नर और राज्य सरकार में भी तनातनी देखी जा रही है। 22 जनवरी से कर्नाटक विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन गवर्नर और राज्य सरकार के बीच सियासी घमासान देखने को मिला, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है।
तो कर्नाटक विधानसभा में क्यों मचा राज्यपाल और सरकार के बीच घमासान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दक्षिण के राज्यों में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अब कर्नाटक से अजीबोगरीब घटना सामने आई। दरअसल कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण की सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़ी और सदन से वॉकआउट कर गए, जिसे लेकर सीएम सिद्धारमैया ने उन पर हमलावर होते हुए कहा कि हर नए साल में गवर्नर को असेंबली के जॉइंट सेशन को संबोधित करना होता है, जिसका भाषण कैबिनेट तैयार करती है। ये एक संवैधानिक जरूरत है। आज कैबिनेट द्वारा तैयार किया गया भाषण पढ़ने के बजाय गवर्नर ने वो भाषण पढ़ा जो उन्होंने खुद तैयार किया था। ये भारत के संविधान का उल्लंघन है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 176 और 163 का उल्लंघन है। उन्होंने संविधान के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए हम गवर्नर के इस रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं। बता दें, राज्य सरकार ने अभिभाषण में शामिल 11 पैराग्राफ तैयार किए थे। इन पैराग्राफों में केंद्र सरकार और उनकी नीतियों की तीखी आलोचना की गई थी। सबसे बड़ा विवाद केंद्र सरकार की नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीपीजी रामजी को लेकर था, जिसने मनरेगा की जगह ली है। कर्नाटक सरकार ने अपने भाषण में इस बदलाव का विरोध किया था और इसे गरीबों के अधिकारों का हनन बताया था, लेकिन राज्यपाल गहलोत ने भाषण को मंजूरी देने से पहले इन 11 पैराग्राफों को हटाने या बदलने का सुझाव दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके मंत्रिमंडल ने भाषण में कोई भी बदलाव करने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि ये सरकार की नीतियों और विचारों का प्रतिबिंब है, जिसे पढ़ना राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है। जैसे आप जानते हैं कि ये घटना दक्षिण भारत में राज्यपालों और गैर बीजेपी सरकारों के बीच तनाव की नई कड़ी है। इससे पहले तमिलनाडु में राज्यपाल आर.एन. रवि और केरल में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर के साथ भी अभिभाषण को लेकर विवाद हुआ था, जहां वो पूरे भाषण को नहीं पढ़ पाए। दक्षिण के राज्यों में गवर्नर और राज्य की सरकारों के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है, तो एसआईआर को लेकर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बीते कुछ दिन से लगातार सुनवाई जारी है, जहां चुनाव आयोग उस पर उठे सवालों पर अपना पक्ष रख रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मुद्दों पर चुनाव आयोग को फटकार लगाई और अब एक बार फिर इन याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया और इसके पालन के लिए उसकी शक्तियों पर सवाल उठे। चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट में सीए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का जिक्र करते हुए कहा कि 2003 के एसआईआर के बाद सीए में संशोधन किया गया, जिसके बाद हर शख्स को ये साबित करना था कि उसके माता पिता दोनों भारत में पैदा हुए हैं, क्योंकि सीमा पार प्रवासन बढ़ गया था। इस संशोधन का कोई विरोध नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी को मंजूर था। यहाँ नागरिकता की जांच करने का विचार शामिल है। चुनाव आयोग की तरफ से दी गई इस दलील पर कोर्ट ने भी सवाल किया कि क्या सीए में संशोधन एसआईआर में नागरिकता की जांच के लिए एक ट्रिगर थी। आपका एसआईआर ये स्पष्ट नहीं करता है कि ये सीमा पार प्रवासन है या अवैध प्रवासन। भारत में सभी को अंतर राज्य प्रवासन का अधिकार है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि अगर आप एसआईआर का बचाव करते हैं तो नागरिकता तय करने का बड़ा सवाल सामने नहीं आता। आपका रुख क्या है? क्या आप अवैध प्रवासियों के मुद्दे का समर्थन करने के लिए एसआईआर का बचाव कर रहे हैं? इस पर चुनाव आयोग ने नागरिकता साबित करने के लिए मान्य 11 दस्तावेजों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार से इसे लेकर कोई शिकायत नहीं आई। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का उदाहरण दिया और कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जाकर अचानक वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं और अब ग्रीनलैंड चाहते हैं। इसमें उचित प्रक्रिया कहाँ है? अब अमेरिका भी ड्यू प्रोसेस लागू नहीं कर रहा है। ये कहना कि हम सब कुछ बदल रहे हैं और नियमों से भटक रहे हैं सही नहीं है। इस पर कोर्ट का रुख सख्त नजर आया। जस्टिस बागची ने कहा कि 2010 के सायरा बानो केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी पर अपनी न्यायिक समीक्षा बढ़ा दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में कुछ भी मनमाना नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए आयोग पर हमला करना एक फैशन बन गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है, तो धार भोजशाला मामले में भी कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। इस पर हिंदू पक्ष अपना दावा करता है तो मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। और अब भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की धार में मौजूद भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कई निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी के दिन धार में विवादित भोजशाला में हिंदुओं को प्रार्थना करने की इजाजत दे दी है।
बता दें कि इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है और उसी दिन जुम्मे की नमाज भी है। 23 जनवरी को बसंत पंचमी में पूजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका लगाई गई, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीजों के लिए वक्त तय कर दिया है। मुस्लिम पक्ष को 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने के लिए इजाजत दी गई है, तो वहीं सुबह 12 बजे तक बसंत पंचमी की पूजा होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वो आपसी सम्मान और सहयोग बरकरार रखें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि नमाज के लिए आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या जिला प्रशासन को आज ही बता दी जाए, ताकि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोजशाला आने वालों के लिए पास जारी कर सके या कोई और सही तरीका अपना सके, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। बता दें कि मध्य प्रदेश की धार्मिक ASI संरक्षित स्मारक है। हिंदू पक्ष के लोग इसे देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, तो मुस्लिम पक्ष भी इस स्मारक पर अपना दावा करता है, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद छिड़ गया है। धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले को लेकर हुए खुलासे ने सबको चौंका दिया है। साल 2025 में हुए इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस दुर्घटना की असली वजह पता करने को लेकर अभी तक जांच जारी है। इस बीच अमेरिकी संसद में इससे जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट पेश की गई है जिसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। 12 जून 2025 को 242 यात्रियों से भरा एयर इंडिया का विमान AI-171 अचानक क्रैश हो गया। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही दूर जाकर विमान मेडिकल अस्पताल की बिल्डिंग से जा टकराया। इस हादसे को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन प्लेन क्रैश की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। इस बीच फाउंडेशन फॉर एविएशन सेफ्टी ने अमेरिकी संसद में इस हादसे से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें दावा किया गया है कि एयर इंडिया का हिस्सा बनने के बाद से ही विमान में तकनीकी खराबियां आने लगी थी। प्लेन में इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, सर्किट ब्रेकरों का बार बार ट्रिप होना, खराब वायरिंग, शॉर्ट सर्किट, बिजली की आपूर्ति में कमी और पावर सिस्टम गर्म होने जैसी कई समस्याएं रिपोर्ट की जा चुकी थी। FAS के इस दावे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अहमदाबाद हादसे की असली वजह लापरवाही थी? तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना की तुलना पहले हुए बोइंग 737 मैक्स विमान हादसों से भी हो रही है। FAS के मुताबिक बोइंग 787 अपने शेड्यूल से 3 साल पीछे चल रहा है। इसका बजट अरबों डॉलर पहुंच गया है। बोइंग 787 के 2000 से ज्यादा विमानों में सिस्टम फेलियर हो चुका है। ये साल 2011 में बनकर तैयार हुआ और दिसंबर 2013 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। 28 जनवरी 2014 को इसे एयर इंडिया को सौंप दिया गया। FAS के इन दावों पर बोइंग की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बोइंग के प्रवक्ता ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं। भारत विमान दुर्घटना को लेकर जो भी फैसला लेगा हम उसका सम्मान करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर एयर इंडिया की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी अब गर्मी पकड़ती जा रही है। सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वो कुछ ऐसा करती जा रही है जिससे कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा, जैसे कि अब वो क्या करें, अपनी कुर्सी को कैसे बचाएं। वो अपने 10 साल के कामों को गिनाने की जगह पे अपने विपक्षियों को कोसने में लगे हुए हैं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा था। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को खूब गरियाया, कहा कि उनको मुसलमान अगर साथ ना दे तो वो 2 कौड़ी की 2 टके की भी पार्टी नहीं है। अब बताइए, बजाय अपने काम गिनाने के वही घूम फिर के आप गुंडा राज, 2 टके की पार्टी, मुसलमान, हिंदू, कांग्रेस, इंदिरा गांधी, नेहरू, ये सब बातें ही आप हर चुनाव प्रचार में बताते रहते हैं। लेकिन ये पब्लिक है, आपके सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।